आप सुनने जा रहे हैं ओ हेनरी की लिखी कहानी आखिरी पत्ता, द लास्ट लीफ। वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई हैं। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता दो तीन बार काट जाती है। इस सड़क के संबंध में एक कलाकार के मन में अमूल्य संभावना पैदा हुई कि कागज, रंग और कैनवास का कोई व्यापारी यदि तकादा करने यहाँ आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से ही मुठभेड़ हो जाएगी और उसे एक पैसा भी वसूल किए बिना वापस लौटना पड़ेगा। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच ग्राम नामक मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर एकत्रित होने लगे। वे सब के सब उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी की महराबे, छत के कमरे और सस्ते किराए की तलाश में थे। बस छठी सड़क से कुछ कांसे के लोटे और टीन की तश्तरियां खरीद लाए और गृहस्थी बना ली। एक नीचे से मकान के तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी जोना का अपभ्रंश है। एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक अत्यंत सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि दोनों के मिले जुले स्टूडियो का जन्म हो गया। यह बात मई के महीने की थी। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी को, जिसे डॉक्टर ने निमोनिया कह दिया था, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था, परंतु पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों में जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस भीमकाय फुफकारते दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था। फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वह बेचारी चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने की ईंटों की मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना रुपए में 2 आने हैं, और वह भी तब यदि उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा नहीं रहती और वे मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनका इलाज स्वास्थ्य के भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इस लड़की की दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि वह अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल आकांक्षा है। चित्र? मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई आकर्षण भी है जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो जाए, जैसे कोई नौजवान। बिच्छू के डंक की सी चुपती आवाज में सू बोली, नौजवान? पुरुष और प्रेम छोड़ो डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ भी मुमकिन है उसे किए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा, पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है, तब दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वह अगली सर्दी में प्रचलित होने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे, तो उसके जीने की संभावना कम से कम दोगुनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने के काबिल कर दिए। कुछ देर के बाद चित्रकारी का सामान लेकर वह सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में जा पहुंची। जॉन्सी चद्दर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देखती हुई पड़ी हुई थी। उसे सोई हुई जानकर उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। तख्ते पर कागज लगाकर वह किसी पत्रिका की
कहानी के लिए कलम स्याही लेकर कोई तस्वीर बनाने के लिए बैठ गई। नवोदित कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीर बनानी ही पड़ती है, जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवोदित लेखकों को पत्रिकाओं के लिए कहानी लिखनी पड़ती है। जो ही सू एक घोड़सवार जैसा ब्रिजेस पहने, एक आंख का चश्मा लगाए, किसी ईडाहो के गडरिये के चित्र की रेखाएं बनाने लगी कि उसे एक धीमी सी आवाज अनेक बार दोहराती हुई सुनाई दी। वह शीघ्र ही बीमार के बिस्तर के पास गई। जानसी की आंखें खुली थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वह उल्टा जप रही थी। वह बोली 12, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9 और तब एक साथ 8 और 7। सू ने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, एक पुरानी ऐठी हुई जड़ें निकलती हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर की ठंडी सांसों ने उसके शरीर से पत्तियां तोड़ ली थी और उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उघाड़ी उन टूटी फूटी ईंटों के बीच लटक रही थी। सू ने पूछा, क्या है जॉन्सी? अत्यंत धीमे स्वरों में जॉन्सी बोली, 6। अब वे जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहां करीब 100 पत्तियां थी। उन्हें गिनते गिनते सर दुखने लगता था। वाह, एक और गिरी। अब सिर्फ 5 बची। 5 क्या जानी? 5 क्या? अपनी सू को तो बता। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन में इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार के साथ सू ने शिकायत की, ओह, इतनी बेवकूफ तो कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने से इन पत्तियों का क्या संबंध है? तू उस बैल से प्यार करती थी, क्यों? इसलिए? बदमाश, अपनी बेवकूफियां बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया था कि तेरी जल्दी ठीक होने की संभावना है। ठीक किन शब्दों में कहा था? हाँ, कहा था कि रुपए में 14 आने की संभावना है। और न्यूयॉर्क में, या जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं, तब भी हमारे जीने की संभावना इससे अधिक नहीं रहती। अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे, ताकि उसे संपादक महोदय के हाथों बेचकर वह अपने बीमार बच्ची के लिए थोड़ी दवा दारू और अपने खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए हुए जानसी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शराब लाने की जरूरत नहीं है। वह एक और गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की भी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ 4 रह गई हैं। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूं, बस फिर मैं चली जाऊंगी। जॉन्सी ने रुखाई से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए। इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने नहीं देना चाहती। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद अपनी आंखें बंद करती हुई जॉन्सी बोली, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को मैं ढीला छोड़ देना चाहती हूँ और उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे नीचे चली जाना चाहती हूँ। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर। मैं खान के मजदूर को मॉडल बनाने के लिए उस बेहरमन को बुलाकर लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं नहीं लौटूं तो हिलना मत। बूढ़ा बेहरमैन उसके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वह भी एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी बदशक्ल बंदर के सर से किसी भूत के शरीर तक लहराती हुई मालूम पड़ती थी। बेहरमैन एक असफल कलाकार था। 40 वर्षों से वह साधना कर रहा था।
लेकिन अभी तक वह अपनी कला के चरण को नहीं छू सका था। वह हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता कि यह उसकी उत्कृष्ट कृति होगी, पर वह कभी वैसी बना नहीं पाता। इधर कई वर्षों से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय यह धंधा छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे, वह आजकल अपना पेट भरता था। वह जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपनी उत्कृष्ट कृति के विषय में बकवास करता। जिसके सपने वह सजोता था, वैसे वह बड़ा खूंखार बूढ़ा था जो नर्म आदमियों की जोरदार मजाक उड़ाता था और अपने को इन दिनों जवान कलाकारों का पहरेदार कुत्ता समझा करता। सू ने बेहरमैन को अपने अंधेरे अड्डे में पाया। उसमें से बेर की गुठलियों की गंध आ रही थी। एक कोने में वह कोरा कैनवास खड़ा था जो उसकी उत्कृष्ट कलाकृति की पहली रेखा का अंकन पाने की 25 वर्षों से बाट जो रहा था। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उसके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है और वह सोचती है कि उसकी पकड़ संसार से ढीली हो जाएगी। बूढ़े बेहरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर अपना तिरस्कार व्यक्त किया। वह बोला, क्या कहा? क्या अभी भी इस दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल के पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में ऐसी बातें घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी झांसी, सू ने कहा। वह बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है और बुखार के कारण ही उसके दिमाग में ऐसी अजीब अजीब कलुषित कल्पनाएं जाग उठी हैं। अच्छा बूढ़े बेहरमैन, अगर तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो। तुम बिल्कुल इडियट हो। बेहरमैन चिल्लाया। तू तो लड़की की लड़की ही रही। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। आधे घंटे से यही बातें तो झीक रहा हूँ कि भाई चलता हूँ चलता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, यह जगह झांसी जैसे अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी उत्कृष्ट कलाकृति बना लूंगा तब हम सब यहाँ से चले जाएंगे, समझी? हाँ। जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो झांसी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने भयभीत दृष्टि से खिड़की के बाहर उस बेल की तरफ देखा। फिर उन्होंने बिना एक शब्द बोले एक दूसरे की तरफ देखा। अपने साथ बर्फ लिए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बेहरमैन को बिठाया गया, जिससे चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आंखें खुली तो उसने देखा जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की तरफ आंखें फाड़कर देख रही है। सुरसुराहट भरे स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दा उठा दे, मैं देखना चाहती हूँ। विवश होकर सू को आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन यह क्या, रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार में लगी हुई उस बेल में एक पत्ती थी, अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरे रंग की, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आकांक्षा लिए पीली पीली। वह पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंची अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, यह आखिरी पत्ती है। मैंने सोचा था कि रात में जरूर गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर, कोई बात नहीं, आज गिर जाएगी और मैं उसी समय मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल? अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल कर। मैं क्या करूंगी? पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया।
इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु यह आत्मा है। जब वह अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है, ज्यों-त्यों संसार और मित्रता से बंधन वाले उसके बंधन ढीले पड़ते गए, त्यों-त्यों उसकी कल्पना ने उसे अधिक जोरों से जकड़ना शुरू कर दिया। दिन बीत गया और संध्या के क्षीण प्रकाश में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका वह पत्ता उन्हें दिखाई दे रहा था। पर तभी रात पड़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगी और वर्षा की झड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह आई। रोशनी होते ही निर्दयी जॉन्सी ने आदेश दिया, पर्दे उठा दिए जाएं। बेल में पत्ती अभी तक मौजूद थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसकी ओर एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो चौके में स्टोव पर मुर्गी का शोरबा बना रही थी। जॉन्सी बोली, सुड्डी, मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस तरह मरना तो पाप है। ला, मुझे भी थोड़ा शोरबा दे दे और कुछ दूध में मिलाकर दे दे। पर नहीं, उससे पहले मुझे जरा शीशा दे दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा दे, ताकि मैं तुझे बैठे बैठे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई 1 घंटे बाद वह बोली, सोडी, मुझे लगता है कि मैं कभी न कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे जाकर बाहर मिली। सू के दुर्बल कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावना 8 आना मानी जा सकती है। अगर परिचर्या अच्छी हुई तो हम जीत भी जाएंगे। और अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? बेहरमैन। हाँ, शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है। अत्यंत दुर्बल और बूढ़ा आदमी है और जोर की झपट लगी है। बचने की कोई संभावना नहीं है। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहां ज्यादा आराम मिलेगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जान से अब खतरे से बाहर है, तुम्हारी जीत हुई। अब तो सिर्फ पथ्य और देखभाल की जरूरत है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वह नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद निश्चिंत होकर बुन रही थी। उसने तकिए के उस ओर से अपनी बाह सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी भोली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेहरमैन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 2 रोज बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया। उसके कपड़े यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह भीगे हुए थे और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि वह ऐसी भयानक रात में कहाँ गया था, लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की के बाहर तो देख, दीवार के उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वह पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारी सखी, यही बेहरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने इस अंतिम पत्ती का निर्माण किया था। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी आखिरी पत्ती।